नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आगामी बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार की आर्थिक मदद जारी रहेगी। प्रदेश में गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा समेत कई नदियों के उफान पर रहने से पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं, राहत और बचाव कार्य जारी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जल्द शुरू की जाएगी हेल्पलाइन सुविधा। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख को शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। आगामी बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की दूरगामी नीतियों का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सरोकारों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनावों के कारण इस महीने फरवरी में एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। इस बार पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित किए गए वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार मदद जारी रखेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि 157 आयुर्विज्ञान कॉलेजों में से 108 कॉलेज पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। 157 अनुमोदित कॉलेजों में से 40 कॉलेज आकांक्षी जिलों में स्थित हैं। केंद्रीय सचिव ने बताया कि जिला अस्पतालों को उन्नत करने और सशक्त बनाकर नए आयुर्विज्ञान कॉलेज खोलने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना से वित्तीय समर्थन दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। उन्होंने बताया कि सरकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। फिलहाल देश में 706 आयुर्विज्ञान कॉलेज हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते राज्य में गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा समेत कई अन्य नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 107 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के जलस्तर में कमी की संभावना है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में लाल निशान से नीचे आ गया है, जबकि नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में और महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर परमान नदी भी अररिया में खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। राज्य में विभिन्न नदियों के उफान पर रहने के कारण सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधुबनी समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुपौल जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन की ओर से पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ प्रभावित अंचल सुपौल सदर, किशनपुर, मरौना, सरायगढ़, भपटियाही और निर्मली के कई पंचायतों में आवागमन के लिए 163 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के बीच अब तक कुल 408 पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया गया है। इधर अररिया जिले में बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पानी छोड़े जाने से परमान, नूना, बकरा, रतवा, भलुआ सहित कई छोटी बड़ी नदियां पूरे उफान पर हैं। एक रिपोर्ट।
अररिया जिले के सिकटी, पलासी और कुर्साकांटा प्रखंड के 1.5 दर्जन गांव कचना, सालबुड़ी, बांसवाड़ी, अलवाबाड़ी, सिंधिया, पेपरा बाजार, धर्मगंज, छपनिया, रहटमीना, पकरी और जागीर परासी के निचले इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं सड़कों पर 3 फीट पानी के तेज बहाव से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। इससे प्रखंड के कई गाँवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। इलाकों के प्रभावित परिवारों के बीच प्रशासन द्वारा तत्काल पॉलिथीन सीड्स वितरित करने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से अधवारा समूह की झीम नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा के हनुमान चौक डायवर्जन पर झीम नदी का पानी 3 फीट से ऊपर बह रहा है। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। इधर बसंतपुर, लालबंदी, जहदी, लक्ष्मीपुर और मयूरवा गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रभावित इलाकों के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। अभियंता को बांध की निगरानी का निर्देश दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। मधुबनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मधेपुर प्रखंड में पिछले कुछ दिनों से कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कोसी बराज वीरपुर से कोसी नदी में कल शाम 2,42,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है, जिससे मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके के द्वारक, गढ़गांव, बसीपट्टी, बकुआ, भड़गामा और महापतिया पंचायत के लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। दूसरी तरफ सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के सरडीहा चौक से बलिया सीमर कुंदा जाने वाली सड़क की पुलिया बह गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने पुलिया की मरम्मत करा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मंत्रालय देश में डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है। श्री नड्डा डेंगू का प्रसार रोकने की तैयारियों का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डेंगू नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी हैं, समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मंत्रालय 24 घंटे काम करने वाला डेंगू हेल्पलाइन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से अगले 4 दिनों में डेंगू हेल्पलाइन शुरू करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK सुमन ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य में 24 घंटों के अंदर कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। राज्य के उत्तरी भाग जो कि हिमालय की तराई के पास है, वहां 24 घंटों के अंदर भारी वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। राज्य के पूर्वोत्तर भाग में हल्की तथा बाकी भाग में मेघ गर्जन मध्यम स्तर की हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के दिघल बैंक में सबसे अधिक 156.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बांका जिले के शंभूगंज थाना के प्रभारी ब्रजेश कुमार के आवास और कार्यालय में छापेमारी कर 50,000 नगद समेत चल और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 7 सदस्यीय टीम ने थाना प्रभारी के खिलाफ छापेमारी की। वहीं आरोपी के पैतृक घर बेगूसराय में भी छापेमारी की गई है।
पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी अरुणोदय पांडे ने बताया कि थाना अध्यक्ष के खिलाफ निगरानी थाना पटना में बीती 8 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले के सत्यापन के बाद दूसरे दिन भागलपुर की विशेष निगरानी न्यायालय ने सर्च वारंट जारी किया था। अब मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट दायर की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षा विभाग की पूर्व उच्च शिक्षा उप निदेशक विभा कुमारी के खिलाफ कार्रवाई की है। निदेशालय की टीम ने आरोपी की पटना स्थित 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 57.25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान के बाद 11 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मुख्य मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती और जनता दल यूनाइटेड के कलाधर मंडल के बीच है। मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के लगातार प्रयासों से उड़द की कीमतों में नरमी आने लगी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार के सक्रिय उपायों से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान में आयोजित अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत आज पूर्वी चंपारण के अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। ब्रिगेडियर मुकेश गुरंग ने बताया कि प्रक्रिया के तहत कल पश्चिम चंपारण जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे। गौरतलब है कि जिले में कल से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत 8 जिलों के पुरुष अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। राजस्व विभाग ने कार्य में लापरवाही के आरोप में एक सीओ और एक आरओ को निलंबित कर दिया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अनुसार निलंबित अधिकारियों में बोधगया प्रखंड के अंचलाधिकारी अविनाश कुमार और बोधगया के तत्कालीन राजस्व अधिकारी सुमित कुमार शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, यूपी में टैंकर से भिड़ी बस, बिहार के 16 यात्री मरे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, जेपी गंगा पथ का मोकामा और दानापुर के शेरपुर तक होगा विस्तार। दैनिक भास्कर ने नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, एनटीए का दावा, पटना पेपर लीक और गोधरा में धांधली का व्यापक असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया हलफनामा, आज अहम सुनवाई। प्रभात खबर ने ईडी की कार्रवाई पर लिखा है, बांका के थाना प्रभारी के पास मिली 69 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति। आज अखबार की सुर्खी है, योगदान नहीं करने पर प्रधानाध्यापकों को नहीं मिलेगा वेतन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आगामी बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवर्तित वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को केंद्र सरकार की आर्थिक मदद जारी रहेगी। प्रदेश में गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा समेत कई नदियों के उफान पर रहने से पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं, राहत और बचाव कार्य जारी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जल्द शुरू की जाएगी हेल्पलाइन सुविधा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।